नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से हालत बेहद खराब, सैकड़ों पर्यटक फंसे, 1100 से ज्यादा सड़कें बंद। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि 16 जुलाई तक दिल्ली में स्कूल कॉलेज बंद, सरकारी ऑफिस में WFH का आदेश, लाल किले तक पहुंच गया है पानी। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित मनाली, कुल्लू और मंडी का करेंगे दौरा। चौथी खबर में जिक्र होगा कि अमित शाह से मिले जयराम ठाकुर और मांगी मदद, केंद्र ने जारी की 180 करोड़ की पहली किस्त। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि विश्व हिंदू परिषद का बयान, समान नागरिक संहिता के नाम पर मुसलमानों को भड़काने से बाज आए मुस्लिम नेता। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में फिर से बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से हालत बेहद खराब, सैकड़ों पर्यटक फंसे, 1100 से ज्यादा सड़कें बंद। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को दावा किया कि पिछले 3 दिनों में कुल्लू और मनाली में लगभग 25,000 पर्यटकों को यहां से निकाला गया है, लेकिन सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं क्योंकि भूस्खलन और बाढ़ के कारण 1100 से अधिक सड़कें बंद हैं। खबरों के मुताबिक चंबा, शिमला, सिरमौर, किन्नौर और अन्य जिलों में बड़ी संख्या में पर्यटक फंसे हुए हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी बंद होने के बाद जो लोग अधिकारियों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, वो पुलिस और जिला प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं। लापता लोगों का पता जानने के लिए सोशल मीडिया पर भी कई संदेश साझा किए गए हैं। दोस्तों, हिमाचल में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य के 8 शहरों मनाली, सोलन, रोहड़, ऊना, धमरूर, पच्छाद, हमीरपुर और केलांग ने जुलाई में एक दिन की बारिश के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 4 दिनों में यहाँ पर किन्नौर और लाहौल और स्पीति जिले में पूरे मानसून सीजन की 43% और 33% बारिश हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 16 जुलाई तक दिल्ली में स्कूल कॉलेज बंद, सरकारी ऑफिस में WFH का आदेश, लाल किले तक पहुंचा पानी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में दोपहर 1 से 2 बजे के बीच कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। दोपहर 1 बजे जलस्तर 208.62 मीटर दर्ज किया गया। 2 बजे भी यही स्तर पाया गया। वहीं बाढ़ का पानी लाल किले तक पहुंच गया है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली में बाढ़ की हालत को देखते हुए उपराज्यपाल ने DDMA की बैठक बुलाई थी और इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। दिल्ली के सभी स्कूलों और कॉलेजों को रविवार तक बंद करने का फैसला लिया गया है और इसके अलावा गैर जरूरी ऑफिसों में भी रविवार तक छुट्टी कर दी गई है। सभी प्राइवेट ऑफिस को कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें और इसके साथ ही कश्मीरी गेट के आसपास बने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी रविवार तक बंद रखने के लिए कहा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित मनाली, कुल्लू और मंडी का करेंगे दौरा। जी हां दोस्तों, भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ की भयावह स्थिति बन गई है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शुक्रवार को भारी बारिश की वजह से पैदा हुए बाढ़ के कारण भारी नुकसान का जायजा लेने के लिए अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। दोस्तों, नड्डा शुक्रवार को दिल्ली से रवाना होकर सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के मंडी पहुंचेंगे और मंडी जिले में नड्डा अनेक इलाकों का दौरा कर बाढ़ की वजह से हुए नुकसान का जायजा लेंगे और उसके बाद नड्डा कुल्लू पहुंचकर वहां भी बाढ़ प्रभावित कई इलाकों का दौरा करेंगे। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष भारी बारिश की वजह से पैदा हुए हालात का जायजा लेने के लिए मनाली जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह से मिले जयराम ठाकुर और मांगी मदद, जिसके बाद केंद्र ने जारी की 180 करोड़ की पहली किस्त। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर वीरवार को दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और हिमाचल के मौजूदा हालात से अवगत कराया। उन्होंने आपदा के वक्त हिमाचल का सहयोग करने के लिए गृह मंत्री का आभार भी जताया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने हिमाचल प्रदेश की हर मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि हिमाचल के पुनर्निर्माण में केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी और अभी राहत और बचाव कार्य में लगी एजेंसियां फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए और मूलभूत सुविधाओं की बहाली में जी जान से लगी है। आगे भी राज्य सरकार को जिस भी सहयोग की आवश्यकता होगी उसे उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संकट के क्षण में उन्होंने हिमाचल प्रदेश की मदद की और उस मदद से हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे लोगों की जान बचाने में हम सफल हुए। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि शुक्रवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। दौरा के दौरान और भी जो चीजें सामने आएंगी उस बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गृह मंत्री को अवगत
करवाएंगे। वहीं दोस्तों नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से निपटने के लिए 180 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। समान नागरिक संहिता के नाम पर मुसलमानों को भड़काने से बाज आए मुस्लिम नेता, विश्व हिंदू परिषद का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने देश के कुछ मुस्लिम नेताओं पर मुसलमानों को समान नागरिक संहिता के नाम पर भड़काने से बाज आने की नसीहत देते हुए कहा है कि भारत का संविधान और न्यायपालिका बार बार कहती है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। वर्तमान सरकार ने लॉ कमीशन की स्थापना की। लॉ कमीशन ने संपूर्ण देश की राय जानने के लिए एक निमंत्रण भेजा और ये स्वागत योग्य कदम है और इससे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं हो सकती है। जैन ने कहा कि इसे लेकर देश के लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। जो सहमत हैं वो सहमति दे सकते हैं और जो विरोधी हैं वो अपना विरोध भी दर्ज करा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ मुस्लिम नेता इसका प्रयोग मुस्लिम समाज को भड़काने के लिए कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विश्व हिंदू परिषद ने मुस्लिम नेताओं से कहा है कि वो समान नागरिक संहिता के नाम पर मुस्लिम समाज को भड़काना बंद करें और इसी के साथ जैन ने समान नागरिक संहिता को मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं के लिए आवश्यक बताते हुए पूछा कि क्या ये मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को शोषण से मुक्ति दिलाकर उनका अधिकार नहीं दिलाना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कुर्सी कुमार की हिटलर शाही उजागर हुई। भाजपा बोली बिहार में लोकतंत्र की जगह ठोकतंत्र ने ले ली है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में भाजपा ने जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार और सरकार के खिलाफ बिहार में भाजपा हमलावर है और राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति और तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा ने मार्च का आयोजन किया था और ये मार्च गांधी मैदान से विधानसभा की ओर जानी थी। हालांकि डाक बंगला चौराहे पर ही बवाल जबरदस्त तरीके से मच गया और पुलिस ने खूब लाठियां भाजी। भाजपा का दावा है कि उसके एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है जबकि दर्जनों कार्यकर्ता घायल हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि पटना में भाजपा प्रदेश कार्यालय में कई घायलों का इलाज भी किया जा रहा है। भाजपा अब नीतीश कुमार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साध रही है। भाजपा का दावा है कि बिहार में अब लोकतंत्र नहीं ठोकतंत्र हो गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश बाबू कान खोलकर सुन लीजिए, सम्राट न पहले कभी डरा था और नहीं ही कभी डरेगा। उन्होंने जेपी हॉस्पिटल में जाकर पुलिसिया बर्बरता कार्रवाई से घायल भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। साइबर क्राइम और डार्क नेट से रहना होगा सतर्क। G20 बैठक में अमित शाह बोले इंटरनेट के जरिए पनप रहा है आतंकवाद। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों दिल्ली के होटल ग्रैंड हयात में आयोजित G20 की 2 दिवसीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और अमित शाह ने इस बैठक में इंटरनेट के जरिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने पर चिंता जाहिर की। दोस्तों NFT, AI और मेटावर्स के युग में यहाँ पर अपराध और सुरक्षा के विषय पर उन्होंने अपनी बात रखी। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे पर भी गृह मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों पर साइबर क्राइम का खतरा मंडरा रहा है और दुनिया के कई देश साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि आतंकवादी अपनी पहचान छिपाने और कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाने के लिए डार्क वेब का उपयोग कर रहे हैं और हमें डार्क वेब पर चल रही इन गतिविधियों के पैटर्न को समझना होगा और समाधान ढूंढना होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आपदाओं से यूपी के लोगों को जागरूक करेगी राहत चौपाल। अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की आशंका के चलते योगी सरकार ने कसी कमर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में अत्यधिक वर्षा और नदियों की स्थिति के चलते बाढ़ की आशंका को देखते हुए योगी सरकार ने अभी से कमर कस ली है। सीएम योगी के निर्देश पर जनपदों के संवेदनशील गांवों में बाढ़ प्रबंधन एवं राहत व बचाव के लिए राहत चौपाल आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं और राहत चौपाल का उद्देश्य बाढ़ जैसी आपदा के समय होने वाले नुकसान को कम करना या रोकना है, साथ ही भविष्य में होने वाली आपदाओं के प्रति लोगों को सचेत करना भी है। राहत आयुक्त GS नवीन कुमार ने बताया कि गत दिनों से प्रदेश के कुछ जनपदों में अत्यधिक वर्षा हो रही है और प्रदेश में हो रही वर्षा को देखते हुए जनपदों में बाढ़ प्रबंधन एवं राहत व बचाव कार्यों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किया जाना जरूरी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में अमित शाह ने संभाल लिया है मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुट गई है। गृह मंत्री अमित
शाह मंगलवार को अचानक भोपाल पहुंचे और पार्टी की तैयारियों को लेकर अहम बैठक की। अमित शाह की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर विजय संकल्प अभियान शुरू करने का फैसला लिया गया और इस अभियान का स्वरूप क्या होगा इसे लेकर अभी अधिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी विजय संकल्प अभियान के तहत विजय संकल्प रैलियों, विजय संकल्प रथ यात्रा की शुरुआत कर सकती है। बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी विजय संकल्प रथ यात्रा की शुरुआत की थी। देवभूमि में बीजेपी का यह प्रयोग सफल रहा था और पार्टी ने परंपरा तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बना ली। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि खुद अमित शाह ने यहाँ पर मध्य प्रदेश का मोर्चा संभाल लिया है और मध्य प्रदेश में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार को बनाने का लक्ष्य है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारी बारिश के चलते मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक स्थगित। नरेंद्र नगर में 15 जुलाई को होना था आयोजन। जी दोस्तों आपको बता दें कि 15 जुलाई को नरेंद्र नगर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक स्थगित कर दी गई है और ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा का आरोप, कर्नाटक में चल रहा है जंगल राज। जी दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक में जंगल राज जैसा माहौल है, जिस वजह से आम आदमी बिना डर के बाहर नहीं निकल पा रहा है। पूर्व सीएम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जैन मुनि की हत्या कर दी गई, हमारे कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, आम लोगों की हत्या की जा रही है और तकनीकी विशेषज्ञों की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हत्यारे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो अपलोड किया था क्योंकि उसे कोई डर नहीं है। पुलिस पर दबाव डाला जा रहा है और एक पुलिस अधिकारी जिसने गैर कानूनी कार्य को रोकने की कोशिश की थी उसकी हत्या कर दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने राजनीतिक आकाओं के आगे नतमस्तक हैं और हत्यारों में बिल्कुल भी खौफ नहीं है। हमारी सरकार हमारी मांगों का जवाब नहीं दे रही है और हमने राज्यपाल से डीजीपी और आईजीपी को तलब करने और इस संबंध में निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। कर्नाटक की स्थिति को केंद्र सरकार के संज्ञान में लाने का भी अनुरोध किया गया है। राज्यपाल ने हमसे वादा किया है कि वो वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे। हम राज्यपाल के आदेश का इंतजार करेंगे और मामला को जनता के बीच ले जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने नेपाल पीएम प्रचंड की पत्नी के निधन पर जताया शोक। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की पत्नी सीता दहल के निधन पर शोक व्यक्त किया। लंबे समय तक एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित सीता दहल का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मोदी ने ट्वीट किया कि श्रीमती सीता दहल के निधन के बारे में जानकर बेहद दुख हुआ। मैं प्रचंड के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले। ओम शांति। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोरोना काल में भी पीछे नहीं हटे योगी सरकार, जमकर दिए रोजगार। जी हाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा राज्य है। यहाँ के युवाओं की प्रतिभा का लाभ दिलाने के लिए उन्हें रोजगार नौकरी उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्येय है। इसीलिए योगी सरकार ने पिछले 6 वर्ष में 6 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी। यही नहीं, सिर्फ बीते 1 महीने पर नजर दौड़ाइए तो उत्तर प्रदेश के 11,000 से अधिक युवाओं को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र सौंपा और 1 महीने में 11,000 से अधिक नौकरियां देकर योगी सरकार ने यह बता दिया कि युवा उनकी प्राथमिकता में है। 2017 के बाद से सिर्फ पात्रता ही चयन का आधार बना और इस शुचिता व निष्पक्षता के सभी कायल भी हो गए। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व पदोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 1148 पदों पर उप निरीक्षकों को 6 जुलाई को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार ने 22 राज्यों को दिए 7,532 करोड़, महाराष्ट्र के खाते में सबसे अधिक रकम। जी दोस्तों केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को 22 राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि SDRF के लिए 7,532 करोड़ रुपए जारी किए और इस मद के लिए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा 1420 करोड़ रुपए दिए हैं। गोवा को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि SDRF के लिए मिले केवल 4.80 करोड़ रुपए और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF के लिए जो फंड जारी किया है उसमें गोवा के खाते में सबसे कम रकम गई है और गोवा को केंद्र की ओर से 4 करोड़ 80 लाख रुपए दिए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने SDRF के लिए सबसे अधिक फंड जारी किया है। मोदी सरकार ने एकनाथ शिंदे सरकार को सबसे अधिक 1420 करोड़ रुपए दिए हैं और उसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है जिसे केंद्र की ओर से 812 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यमुना की जल स्तर ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड, सीएम केजरीवाल ने बुला ली आपात बैठक। जी हाँ दोस्तों भारत के कई राज्यों में इन दिनों आफत की
बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का असर अब दिल्ली में दिखने लगा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बुधवार को आज तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 207.55 मीटर तक पहुंच गया है। इससे पहले वर्ष 1978 में यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर तक पहुंचा था। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है। वहीं दोस्तों, यमुना में लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए दिल्ली प्रशासन ने यमुना से सटे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। यमुना में जलस्तर के बढ़ने के बाद आसपास के इलाकों में पानी भर गया है और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां घरों में अभी कई फीट पानी भरा हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही बारिश जारी रहने की भविष्यवाणी की है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में दिल्ली में यमुना का जलस्तर और ऊपर जा सकता है। सीएम केजरीवाल ने यमुना के जलस्तर में आए रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद एक ट्वीट भी किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा की जांच करने बंगाल पहुंची बीजेपी की टीम। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में जमकर हिंसा हुई और हिंसा के दौरान तोड़फोड़, पथराव और आगजनी की भी घटनाएं सामने आई थी और यही नहीं, कई लोगों की चुनाव के दौरान हत्या भी कर दी गई थी। इसको लेकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर भाजपा हमलावर है। साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों की एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है जो हिंसा के पीछे का सच सामने लाने बुधवार को बंगाल पहुंच गई। दोस्तों, आपको बता दें कि सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक टीम तैयार की है और इसका संयोजक उन्हें बनाया गया है। सांसदों की टीम बंगाल में ग्राम पंचायत चुनाव के मद्देनजर बड़े पैमाने पर हिंसा, हत्या, बम विस्फोट से प्रभावित सभी क्षेत्रों का दौरा करेगी और इस दौरान कई सवालों के जवाब ढूंढे जाएंगे और बाद में इसकी रिपोर्ट भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी। भाजपा सांसद का कहना है कि चुनाव के दौरान हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों का वो दौरा करेंगे और उन लोगों से मुलाकात करेंगे जो इसमें पीड़ित हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार विधानसभा में फिर उठाई कुर्सी। तेजस्वी के इस्तीफे पर अड़ी भाजपा। हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को भाजपा का उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर हंगामा जारी रहा। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में चार्जशीट दायर होने के बाद भाजपा ने तेजस्वी के इस्तीफे को लेकर लगातार तीसरे दिन भी सदन की कार्रवाई को बाधित किया। दरअसल प्रश्नोत्तर काल कुछ समय तक चला रहा और इसी के बाद सदन की बुधवार को कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा के सदस्यों ने चार्जशीटेड तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। प्रश्नोत्तर काल के दौरान सदस्यों के एक प्रश्न के उत्तर में जैसे ही उप मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए, भाजपा के सदस्य वेल में पहुंच गए और कागज के टुकड़े फेंके। इस दौरान पोस्टर भी दिखाए गए और कुर्सी भी लहराई गई। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने संसदीय परंपरा की दुहाई देते हुए कार्रवाई करने की धमकी भी दी, लेकिन भाजपा के सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्रवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कुर्सी के लालच में विश्वासघात किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के लिए ऐसा कह दिया। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच फिर से जुबानी जंग हो गई है। इस जंग की वजह बने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। दरअसल उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को लेकर एक बयान दिया था जिस पर मंगलवार को एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया और कहा कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर जो बातें कही है वो निंदनीय है। शिंदे ने मीडिया से कहा कि साल 2019 में लोगों को धोखा देना, बाला साहेब ठाकरे के विचारों को त्यागना और कुर्सी के लालच में सब कुछ भूल जाना, ये सब उद्धव ठाकरे ने किया। फिर उन्हें देवेंद्र फडणवीस के बारे में बात करने का क्या अधिकार है? दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी की लोकप्रियता से बौखलाहट, आरजेडी जेडीयू सांसदों में खलबली। 2025 में होगा बड़ा परिवर्तन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की राजनीतिक कश्ती एक बार फिर से अनिश्चितता के भंवर में फंसती दिख रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू आरजेडी के कई विधायक चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं और भगदड़ सी मच सकती है। साथ ही जेडीयू और आरजेडी के बीच जो राजनीतिक खींचतान चल रही है उससे महागठबंधन पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। इस बीच बिहार में ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में पाला बदलने वाले नेताओं की संख्या भी बढ़ेगी। हाल फिलहाल 2 बड़ी घटनाएं बिहार में हुई हैं। एक थी G20 और दूसरी P20। G20 तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और वो बहुत ढंग से निभ गया। दूसरा जो P20 हुआ पॉलिटिकल पार्टीज का मीट, वो पिट गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार को 4
चारों तरफ से घेरने का प्लान बना रही बीजेपी। अब अमित शाह ने इस नेता से कर ली है मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो बिहार में देश के कई विपक्षी दलों की बैठक भी आयोजित कर चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी नीतीश कुमार की जड़ों को कमजोर करने के लिए रणनीति बनाती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के सीनियर नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के नेता नागमणि से मुलाकात की है। दरअसल बीजेपी नीतीश कुमार को घेरने के लिए उनके लव कुश यानी कुर्मी कोयरी समीकरण में भी बंटवारा करने की कोशिश में है और इसी वजह से बीजेपी लव कुश जाति के मतदाताओं को रिझाने में लगी है। और इसी सिलसिले में अमित शाह ने पूर्व मंत्री और बिहार के नेता नागमणि से सोमवार को नई दिल्ली में मुलाकात की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तमिलनाडु में होगी आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक, मोहन भागवत समेत तमाम नेता होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक तमिलनाडु में होने जा रही है और संघ की तरफ से बताया गया है कि 15 से 13 जुलाई 2023 को ऊटी तमिलनाडु में ये बैठक होगी और हर साल होने वाली इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत तमाम बड़े नेता शामिल होते हैं और इस बैठक में संघ की कई बड़ी बातों को लेकर चर्चा होती है और अलग अलग अभियानों की जानकारी ली जाती है। बताया जाता है कि आने वाले कुछ महीनों में होने वाले कामकाज का भी इस बैठक में खाका तैयार हो सकता है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने बताया कि ये वार्षिक बैठक मुख्यतः संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करने के लिए हर साल आयोजित होती है और इस बैठक में सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले के साथ सभी सह कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल समेत कई सारे सहभागी होंगे।